नमस्ते। यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे अध्याय 25 पर, भारतीय संसदीय समूह या इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, जिसे हम आईपीजी कहेंगे। तो सवाल उठता है कि ये आईपीजी है क्या वाला? मतलब पार्लियामेंट की इतनी सारी कमेटीज होती हैं, ये एक और ग्रुप क्यों? और यूपीएससी की तैयारी करने वालों को इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है? असल में ये भारत की संसद को दुनिया की बाकी संसदों से जोड़ने वाला एक अहम पुल है। आप समझ सकती हैं कि ये पार्लियामेंट का डिप्लोमेटिक कॉर्प्स जैसा है, पर सांसदों के लिए। हाँ, एक तरह से। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। सबसे पहले तो ये बात कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों चाहिए ऐसा ग्रुप। जाहिर है एमएन कॉल और एसएल शागधर ने अपनी किताब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट में इसका जिक्र किया है, तो कुछ तो खास बात होगी इसमें। बिल्कुल। देखिए, आज की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। ये जो शब्द है ना, ग्लोबलाइजेशन, इंटरडिपेंडेंस, हाँ, बहुत सुनते हैं हम। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये हकीकत है। कोई भी देश, खासकर भारत जैसा बड़ा और महत्वपूर्ण देश, एकदम कटकर नहीं रह सकता। जैसे आजकल हम सब ऑनलाइन जुड़े हैं सोशल मीडिया पर, वैसे ही देश भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल लेवल पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सही बात है। मतलब आज यूक्रेन में लड़ाई होती है तो भारत में खाने के तेल का दाम बढ़ जाता है। बिल्कुल। कहीं और सेमीकंडक्टर की कमी होती है तो यहाँ गाड़ियों की डिलीवरी लेट हो जाती है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। प्रिसाइसली। और जब देश इतने जुड़े हुए हैं तो उनके कानून बनाने वाले यानी सांसद, हमारे एमपीज, वो कैसे अलग थलग रह सकते हैं? उनका आपस में मिलना जुलना, बात करना, एक दूसरे के अनुभवों से, एक्सपीरियंसेस से सीखना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ। इसी को कहते हैं इंटर पार्लियामेंट्री रिलेशंस। और ये सिर्फ कोई इंटरनेशनल पिकनिक नहीं है जैसा कुछ लोग सोच सकते हैं। अच्छा। ये डेमोक्रेसी को मजबूत करने का तरीका है। मतलब जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज है, अब ये किसी एक देश की समस्या तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्लोबल इशू है। तो अगर कोई देश, मान लीजिए डेनमार्क, रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उनके एमपीज भारतीय एमपीज के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हाँ। या फिर जैसे डिजिटल प्राइवेसी लॉज बन रहे हैं दुनिया भर में, तो एक देश दूसरे से सीख सकता है कि क्या काम करता है क्या नहीं, मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। साइबर सुरक्षा, आतंकवाद, पेंडेमिक प्रिपेयरनेस, ये सब ग्लोबल चैलेंजेस हैं। इनके लिए ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए। और वो कोऑपरेशन सिर्फ सरकारों के लेवल पर, मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल पर ही काफी नहीं है, पार्लियामेंट्स के लेवल पर भी जरूरी है। यही आईपीजी का रोल आता है। अच्छा। भारत के लिए दुनिया भर की संसदों से जुड़ने का ये ऑफिशियल चैनल है। अच्छा। इसी के जरिए संसदीय प्रतिनिधि मंडल, जिन्हें हम पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस कहते हैं, वो भेजे और बुलाए जाते हैं। गुडविल मिशंस होते हैं, चिट्ठी पत्री मतलब करस्पॉन्डेंस और दस्तावेजों, डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान होता है। तो ये सिर्फ दो देशों के बीच डायरेक्ट लिंक नहीं है, बल्कि ये बड़े इंटरनेशनल फोरम से भी जुड़ा है। मेरा मतलब है कि ये किसी बड़ी ग्लोबल बॉडी का हिस्सा है। हाँ, और ये इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आईपीजी 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, ऑफिशियली रिप्रेजेंट करता है। कौन से दो? पहला है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी आईपीयू। ये एक तरह से दुनिया भर की संसदों का सबसे बड़ा मंच है। इसमें करीब 180 देश सदस्य हैं। 180 देश, काफी बड़ा नेटवर्क है। हाँ, और ये बहुत पुराना संगठन है, 1889 में बना था। वाओ, 1889, यानी वर्ल्ड वॉर 1 से भी पहले का। गजब। हाँ, और दूसरा आईपीजी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यानी सीपीए की इंडिया ब्रांच के तौर पर काम करता है। अच्छा, सीपीए मतलब जो कॉमनवेल्थ देश हैं उनके लिए। जी। सीपीए खास तौर पर उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा थे या हैं। तो आईपीयू हो गया वैश्विक स्तर पर और सीपीए हो गया कॉमनवेल्थ स्तर पर। दोनों ही जगह आईपीजी भारत की संसदीय आवाज है। ये भारत को पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी में एक अहम प्लेटफॉर्म देता है। ओके, ये स्ट्रक्चर समझना जरूरी था। आईपीयू मतलब ग्लोबल स्टेज, सीपीए मतलब कॉमनवेल्थ स्पेसिफिक स्टेज और आईपीजी इन दोनों पर भारत का चेहरा। अब बात करते हैं कि ये ग्रुप बनता कैसे है, इसमें कौन लोग होते हैं, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। देखिए, आईपीजी एक स्वायत्त निकाय है, मतलब ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस मतलब सरकार से अलग। हाँ, ये सीधे तौर पर सरकार का कोई विभाग नहीं है। ये अपने फैसले खुद लेता है। इसे 1949 में बनाया गया था। 1949। हाँ, और दिलचस्प बात ये है कि इसे बनाने का प्रस्ताव संविधान सभा, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया था 16 अगस्त 1948 को। अरे वाह। उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाने के साथ साथ देश की पहली संसद
मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पर भी काम कर रही थी। 1949 यानी भारत के गणतंत्र बनने से भी पहले, आजादी मिलते ही हमारे नेताओं ने दुनिया से जुड़ने की जरूरत महसूस कर ली थी। ये तो कमाल की बात है। तो क्या संसद के सारे सदस्य मतलब सारे एमपीज ऑटोमेटिकली इसके सदस्य बन जाते हैं? नहीं, ऑटोमेटिक नहीं है। मेंबरशिप खुली है, ओपन है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी मौजूदा सांसदों के लिए वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन फी देनी होती है। अच्छा, फी भी है? हाँ, और जो पूर्व सांसद हैं, फॉर्मर एमपीज, वो भी इससे जुड़े रह सकते हैं। ओ, वो कैसे? वो एसोसिएट मेंबर्स के तौर पर जुड़ सकते हैं। अच्छा, एसोसिएट मेंबर, जिसे क्लब्स में या आजकल ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस में होता है ना, प्रीमियम वर्सेस बेसिक, कुछ वैसा ही फर्क है क्या इनके अधिकारों में? हाँ, काफी हद तक वैसा ही समझ सकते हैं आप। एसोसिएट मेंबर्स को अधिकार थोड़े सीमित मिलते हैं, लिमिटेड राइट्स होते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा फर्क ये है कि वो आईपीयू और सीपीए की मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंसेज में भारत के ऑफिशियल डेलीगेट बनकर नहीं जा सकते। मतलब वो देश का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते इन मंचों पर। ये तो बड़ा फर्क है। हाँ, साथ ही कुछ सीपीए ब्रांचेस विदेशों में अपने सदस्यों को कुछ ट्रैवल कंसेशंस देती हैं। वो सुविधाएं भी एसोसिएट मेंबर्स को नहीं मिलती। अंडरस्टूड। मतलब वो ग्रुप का हिस्सा हैं, इवेंट्स में आ सकते हैं, न्यूज़लेटर वगैरह मिलेगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग या ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन में उनका रोल नहीं है। जैसे कॉलेज की एल्यूमिनाई एसोसिएशन का सदस्य होना। आप रियूनियंस में जा सकते हैं, न्यूज़लेटर पढ़ सकते हैं, पर स्टूडेंट बॉडी इलेक्शंस में वोट नहीं डाल सकते। बिल्कुल सही एनालॉजी है आपकी। एक और सुविधा है इसमें। क्या? कोई भी सदस्य, चाहे वो मौजूदा एमपी हो या पूर्व एमपी, एक मुश्त लाइफ सब्सक्रिप्शन फीस देकर आईपीजी का आजीवन सदस्य, लाइफ मेंबर भी बन सकता है। फिर बार बार रिन्यूअल का झंझट नहीं। क्या इनका चुनाव होता है जैसे दूसरी पार्लियामेंट्री कमिटीज में होता है? नहीं, यहाँ चुनाव का सिस्टम नहीं है। यहाँ पदाधिकारी पदेन होते हैं, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स ऑफिशियो का मतलब है बाय वर्च्यू ऑफ द ऑफिस, यानी पद पर होने के नाते। जो भी व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष होगा, यानी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, हाँ। वो अपने आप आईपीजी का प्रेसिडेंट बन जाएगा। उन्हें अलग से आईपीजी का प्रेसिडेंट बनने की जरूरत नहीं। स्पीकर का पद संभालते ही वो आईपीजी के प्रेसिडेंट भी हो गए। अच्छा, तो ये पद से जुड़ा है, व्यक्ति से नहीं। मतलब स्पीकर बदला तो आईपीजी प्रेसिडेंट भी बदल गया, है ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसी तरह लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं, डेप्यूटी स्पीकर, और राज्यसभा के उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन। हाँ, डेप्यूटी चेयरमैन और राज्यसभा, ये दोनों आईपीजी के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं, एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट्स। ओके, 2 वाइस प्रेसिडेंट्स। जी। और लोकसभा के जो महासचिव होते हैं, सेक्रेटरी जनरल, जो पार्लियामेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं एक तरह से, जी। वो आईपीजी के पदेन महासचिव, एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी जनरल के तौर पर काम करते हैं। ओके। तो आप देखिए, पूरी लीडरशिप स्ट्रक्चर लोकसभा और राज्यसभा के की पोजीशन से जुड़ी हुई है। स्ट्रक्चर तो काफी क्लियर है। स्पीकर, प्रेसिडेंट, डेप्यूटी स्पीकर, और राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट्स, और लोकसभा सेक्रेटरी जनरल, इसके सेक्रेटरी जनरल, सब एक्स ऑफिशियो। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। इसका मकसद क्या है? मतलब ये ग्रुप बनाया क्यों गया? इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसके संविधान में 4 मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। ऑब्जेक्टिव्स? 4। ठीक है। पहला क्या है? पहला, संसद के सदस्यों के बीच पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को बढ़ावा देना। देखिए, संसद में तो दलगत राजनीति होती है, पार्टी पॉलिटिक्स होती है, पक्ष विपक्ष होता है, जोरदार बहसें होती हैं। हाँ, वो तो हम टीवी पर देखते ही हैं। आईपीजी एक ऐसा न्यूट्रल प्लेटफॉर्म देता है जहां एमपीज पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक दूसरे से मिल सकें, बात कर सकें, इनफॉर्मल इंटरेक्शन हो सके। इससे शायद आपसी समझ बढ़ती है, जो लेजिस्लेटिव वर्क में भी कहीं ना कहीं मदद करती होगी। जैसे यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स किसी कॉमन क्लब में मिलते हैं तो दोस्ती हो जाती है। हाँ, ये जरूरी है शायद। दिन भर बहस करने के बाद थोड़ा इनफॉर्मल इंटरेक्शन हो तो शायद माहौल बेहतर हो सकता है। ठीक है, दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य है सार्वजनिक महत्व के ऐसे सवालों का अध्ययन करना जिन पर संसद में, मतलब पार्लियामेंट में, चर्चा होने की संभावना हो। अच्छा, मतलब फ्यूचर टॉपिक्स की तैयारी। हाँ, एक तरह से। इसके लिए आईपीजी सेमिनार आयोजित करता है, डिस्कशन करवाता है, नए सांसदों के लिए ओरिएंटेशन कोर्स चलाता है। ओरिएंटेशन कोर्स? जी हाँ। नए एमपीज के लिए? जी हाँ। और मेंबर्स को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए पब्लिकेशंस भी निकालता है। ये एक तरह से सांसदों की कैपेसिटी बिल्डिंग है, उन्हें कॉम्प्लेक्स इश्यूज को समझने में मदद करना। जैसे कोई उदाहरण? मान लीजिए कोई नया कानून आने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, जो आजकल बहुत चर्चा में है, तो उस पर आईपीजी कोई एक्सपर्ट डिस्कशन करवा सकता है एमपीज के लिए। ये तो बहुत उपयोगी हुआ। तीसरा उद्देश्य है
सांसदों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों एमिनेंट पर्सन्स द्वारा राजनीतिक, डिफेंस, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं पर व्याख्यान, लेक्चर्स आयोजित करवाना। अच्छा, मतलब एक्सपर्ट्स को बुलाकर ये लेक्चर दिलवाना। हाँ, देश दुनिया के एक्सपर्ट्स, थिंकर्स, पॉलिसी मेकर्स को बुलाकर एमपीज को एड्रेस करवाना। सोचिए, किसी नोबेल लॉरेट अर्थशास्त्री से सीधे इकोनॉमी पर सुनने का मौका मिले, या किसी अनुभवी डिप्लोमैट से फॉरेन पॉलिसी की बारीकियां समझने का। ये तो बहुत वैल्यूएबल है सच में। सांसदों का ज्ञान बढ़ेगा इससे। और चौथा उद्देश्य? चौथा है दूसरे देशों की संसदों के सदस्यों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए विदेश यात्राओं, विजिट्स टू फॉरेन कंट्रीज की व्यवस्था करना। अच्छा, ये आगे विदेश यात्रा वाली बात। हाँ, लेकिन ये सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं है। इसे सांसदों के लिए ग्लोबल एक्सपोजर कह सकते हैं। जब वो दूसरे देशों की पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखते हैं, वहां के एमपी से मिलते हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव वाइडन होता है। वो सीखते हैं कि दूसरे देश चुनौतियों का सामना कैसे कर रहे हैं, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ विदेशी दौरों के लिए नहीं है, जैसा कि शायद आम धारणा हो। इसका काम तो सांसदों के बीच नेटवर्किंग करना, उनकी नॉलेज अपग्रेड करना, उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर इन्फॉर्म्ड रखना और उन्हें दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस से अवगत कराना है। काफी कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा लगता है। बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव्स तो समझ आ गए, पर जमीन पर ये ग्रुप असल में क्या करता है? दिन प्रतिदिन के काम क्या हैं इसके? लेट्स टॉक अबाउट इट्स फंक्शंस। ये काम कैसे करता है? इसके काम इसके उद्देश्यों से ही जुड़े हुए हैं, पर काफी डाइवर्स हैं। इन्हें हम कुछ कैटेगरीज में बांटकर देख सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, बताइए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है इंटरनेशनल लिंकेजेस और रिप्रेजेंटेशन का। जैसा हमने शुरू में कहा, यह भारतीय संसद और दुनिया की बाकी संसदों के बीच एक ब्रिज, एक कड़ी का काम करता है। ये कैसे होता है? ये होता है डेलीगेशंस भेजकर और रिसीव करके, गुडविल मिशंस के जरिए और कॉरेस्पॉन्डेंस और डॉक्यूमेंट्स के एक्सचेंज से। और इसी कैटेगरी में आता है आईपीयू और सीपीएम में भारत का प्रतिनिधित्व करना, ऑफिशियली रिप्रेजेंट करना। ये आईपीजी का कोर फंक्शन है, भारत की संसदीय आवाज को दुनिया तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये हो गया बाहरी दुनिया से जुड़ाव वाला काम। और दूसरा एरिया है नॉलेज शेयरिंग और एक्सपोजर का। इसके तहत आईपीजी कई काम करता है। जैसे जब दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मतलब हेड्स ऑफ स्टेट, या शासनाध्यक्ष, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, भारत आते हैं और वो हमारे सांसदों को संबोधित करना चाहते हैं। हाँ, कभी कभी सुनते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को एड्रेस किया। बिल्कुल। तो वो कार्यक्रम आईपीजी आयोजित करता है। सोचिए, किसी देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर सीधे भारतीय एमपी से बात कर रहे हैं। ये एक बड़ा अवसर होता है। इसके अलावा आईपीजी सामयिक विषयों पर, टॉपिकल सब्जेक्ट्स पर, खासकर पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस से जुड़े विषयों पर नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स और सिंपोजिया ऑर्गेनाइज करता है। संगोष्ठियां वगैरह, मतलब सीखने सिखाने का सिलसिला चलता रहता है। बिल्कुल, कंटिन्यूअस लर्निंग। इससे एमपीज को लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस पता चलती हैं। और विदेश यात्राओं में मदद वाली बात भी इसी में आएगी। हाँ, इसी नॉलेज शेयरिंग एंड एक्सपोजर में आता है विदेश यात्राओं में मदद करना। जब आईपीजी सदस्य सांसद बाहर जाते हैं, तो आईपीजी उन्हें उस देश के आईपीयू या सीपीए काउंटर पार्ट के नाम इंट्रोडक्शन लेटर देता है। अच्छा, एक रेफरेंस लेटर जैसा। हाँ, और वहां के इंडियन मिशंस को भी इन्फॉर्म किया जाता है, ताकि सांसद को प्रोटोकॉल के हिसाब से जरूरी मदद, कोर्टसीज मिल सके। जैसे हम कहीं अनजान शहर में जाते हैं तो किसी जानने वाले का रेफरेंस ले जाते हैं, कुछ वैसा ही। ये तो बड़ा प्रैक्टिकल सपोर्ट हुआ उनके लिए। और क्या काम है? तीसरा एरिया क्या है? तीसरा एरिया है मेंबरशिप मैनेजमेंट और रिकग्निशन से जुड़ा। इसमें एक जरूरी नियम है जो शायद बहुत लोगों को पता ना हो। क्या नियम है? जब कोई ऑफिशियल इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन विदेश भेजा जाता है, तो उसमें सिर्फ वही सांसद शामिल हो सकते हैं जो डेलीगेशन फाइनलाइज होने के समय कम से कम 6 महीने से आईपीजी के सदस्य हों। ओह, कम से कम 6 महीने की मेंबरशिप जरूरी है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्यों रखी होगी? हाँ, ये एक तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, शायद ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो लोग जा रहे हैं वो पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी में जेन्युइनली एंगेज्ड हैं और आईपीजी की एक्टिविटी से वाकिफ हैं, जुड़े हुए हैं। हो सकता है। मतलब ये नहीं कि आज सदस्य बने और कल डेलीगेशन में शामिल हो गए। हाँ, संभवतः ये कारण होगा। इससे सीरियसनेस बनी रहती है। इसी कैटेगरी में आता है आईपीजी न्यूज़लेटर। हाँ, ये क्वार्टरली निकलता है, हर तिमाही, और सभी सदस्यों को भेजा जाता है, इंक्लूडिंग एसोसिएट मेंबर्स, ताकि उन्हें आईपीजी की एक्टिविटीज की जानकारी मिलती रहे। एक तरह का कम्युनिकेशन चैनल है ये ग्रुप और मेंबर्स के बीच। ठीक है, और आपने कहा था रिकग्निशन, उसका क्या मतलब है? हाँ, वो है उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार।
आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड। ये 1995 में आईपीजी ने शुरू किया था। अच्छा, अवार्ड भी देता है आईपीजी? जी हाँ, हर साल एक सांसद को उनके ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के लिए पार्लियामेंट में और बाहर उनके काम को देखते हुए ये सम्मान दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष, जो आईपीजी प्रेसिडेंट भी हैं, वो एक कमेटी बनाते हैं 5 लोगों की। वो कमेटी नॉमिनेशंस देखती है और फिर विजेता का चयन करती है। ये सांसदों के अच्छे काम को रिकॉग्नाइज करने और दूसरों को मोटिवेट करने का एक तरीका है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड होता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी पहल है वाकई। तो ये आईपीजी पर्दे के पीछे रहकर काफी सारे और काफी अहम काम संभालता है। नेटवर्किंग से लेकर कैपेसिटी बिल्डिंग, ग्लोबल कनेक्ट बनाने से लेकर नॉलेज डिसेमिनेशन और यहाँ तक कि मोटिवेशन और रिकॉग्निशन भी। लगता है ये पार्लियामेंट्री इकोसिस्टम का एक साइलेंट पर बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। निश्चित रूप से, खासकर आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में, जहां डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी का भेद लगातार धुंधला होता जा रहा है, आईपीजी जैसे मंचों की भूमिका और भी बढ़ जाती है। ये सांसदों को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देने में मदद करता है, जो मेरे ख्याल से बेहतर कानून बनाने और देश हित साधने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये थी भारतीय संसदीय समूह यानी आईपीजी पर हमारी विस्तृत चर्चा। हमने इसके रैशनल, कॉम्पोजिशन, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस को समझने की कोशिश की। उम्मीद है इससे आईपीजी की भूमिका और महत्व पर श्रोताओं को काफी स्पष्टता मिली होगी। हाँ, ये भारतीय संसदीय प्रणाली का एक अहम हिस्सा है, जिसके बारे में जानना जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो इस सिस्टम को गहराई से समझना चाहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स की। पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स, ये टर्म कई बार सुनने में आता है ना, खासकर जब कोई विदेशी डेलीगेशंस वगैरह आता है भारत। हमारे सोर्सेज यही बताते हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं, ये असल में इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, जिसे आईपीजी कहते हैं, उसी का एक हिस्सा है। और इनका जो बेसिक मकसद है वो है दूसरे देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध, मतलब बायलैटरल रिलेशंस, उनको बढ़ावा देना। सुनने में तो काफी सीधा और महत्वपूर्ण लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसको ऐसे समझिए कि ये एक तरह से सॉफ्ट डिप्लोमेसी या पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी का एक अहम टूल है। सोचिए, डिप्लोमैट्स तो अपना काम करते ही हैं, एम्बेसीज हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री है, लेकिन जब सीधे हमारे चुने हुए सांसद, पार्लियामेंटेरियंस, दूसरे देशों के सांसदों से डायरेक्ट मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसका एक अलग ही वजन होता है, एक अलग तरह का कनेक्शन बनता है। हाँ, वो शायद ज्यादा पर्सनल लेवल पर होता होगा। हाँ, कुछ हद तक ये ग्रुप्स असल में भारत की संसद और दूसरे देशों की संसदों के बीच, आप कह सकते हैं, एक ब्रिज, एक पुल की तरह काम करते हैं, जैसे दो मोहल्लों के बीच में कोई कनेक्टिंग रोड हो। और ये बात ध्यान रखने वाली है कि इन्हें बनाने का, एस्टैब्लिश करने का काम इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप यानी आईपीजी का ही है। वही पेरेंट बॉडी है जो इन्हें बनाती है। तो ये जो ग्रुप्स है, इनमें फिर होता कौन कौन है, मतलब सदस्य कौन बनते हैं? क्या ऐसा है कि सिर्फ जो सीनियर नेता हैं या जो विदेश मामलों में रुचि रखते हैं वही होते हैं, या कोई भी एमपीज का हिस्सा बन सकता है? और क्या ये सिर्फ लोकसभा के लिए है या राज्यसभा वाले भी होते हैं इसमें? नहीं, ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ सीनियर नेता ही होंगे या सिर्फ विदेश मामलों के एक्सपर्ट। इसमें संसद के जो मौजूदा सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो होते हैं। और ये बात जरूरी है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से सदस्य शामिल किए जाते हैं। अच्छा, दोनों सदनों से? हाँ, ताकि ये सिर्फ एक हाउस का ग्रुप न लगे, बल्कि ये पूरे भारतीय पार्लियामेंट का प्रतिनिधित्व करे। ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए कॉलेज में कोई फेस्टिवल कमेटी बनती है, तो उसमें कोशिश होती है ना कि हर डिपार्टमेंट से, हर स्ट्रीम से बच्चे हों, ताकि सबका रिप्रेजेंटेशन हो। हाँ, बिल्कुल। बस वही लॉजिक यहाँ भी है। लोकसभा सीधे जनता को रिप्रेजेंट करती है, राज्यसभा राज्यों को। तो दोनों का होना जरूरी है ताकि एक बैलेंस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप बन सके हर देश के लिए। अच्छा, तो ये एक तरह से पार्लियामेंट की मिलीजुली टीम हो गई हर फ्रेंडली देश के लिए। ये बात तो सही है, इससे रिप्रेजेंटेशन बेहतर होता है। पर सवाल ये है कि इनको लीड कौन करता है? मतलब इतने सारे सदस्य होंगे, अलग अलग पार्टियों से भी होंगे शायद। हाँ। तो कोई एक प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन तो होता होगा ना? कौन तय करता है कि ग्रुप का लीडर कौन होगा? क्या ये पार्टी की लीडरशिप तय करती है? बाकी जो स्पीकर होते हैं वो नियुक्त करते हैं। ओह, स्पीकर नियुक्त करते हैं? हाँ जी, स्पीकर, जो पूरे हाउस के लोकसभा के कस्टोडियन माने जाते हैं, उन्हीं के पास ये अधिकार होता है। वो ही ये तय करते हैं कि किस सांसद को किस देश के साथ जो हमारा फ्रेंडशिप ग्रुप बना है उसकी अध्यक्षता, उसकी प्रेसिडेंटशिप करनी है।
अब जाहिर सी बात है, इसमें कई फैक्टर्स देखे जाते होंगे, जैसे उस सांसद की उस देश में रुचि कितनी है, उनका कोई पिछला अनुभव है या नहीं, उस देश के साथ भारत के संबंधों की उनकी समझ कैसी है, वगैरह वगैरह। ये तो लॉजिकल लगता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे स्कूल में प्रिंसिपल या एकेडमिक कोऑर्डिनेटर किसी खास क्लब का, जैसे डिबेटिंग क्लब या साइंस क्लब का इंचार्ज टीचर नियुक्त करते हैं, ये देखकर कि किस टीचर की उस विषय में रुचि और क्षमता ज्यादा है। बस यहाँ स्केल बहुत बड़ा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है, तो स्पीकर का रोल इसमें काफी अहम हो जाता है कि सही व्यक्ति को चुना जाए। समझ गई, स्पीकर का निर्णय फाइनल होता है। अच्छा, अब भारत के तो दुनिया भर में इतने सारे देशों से रिश्ते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे फ्रेंडशिप ग्रुप्स होंगे। इतने सारे ग्रुप्स का डे टू डे मैनेजमेंट, इनका कोऑर्डिनेशन, ये सब कैसे होता होगा? कौन देखता है कि ये ग्रुप्स ठीक से काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं? ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल काम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये काम काफी बड़ा और फैला हुआ है, और इसका सारा मैनेजमेंट और कंट्रोल, जैसा कि मैंने पहले भी इशारा किया था, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप आईपीजी के हाथ में ही होता है। आईपीजी इन सभी फ्रेंडशिप ग्रुप्स के सारे मामलों की देखरेख करता है। तो आईपीजी एक तरह से हेड ऑफिस जैसा हो गया इन सब के लिए। हाँ, अब बिल्कुल सही समझी। आईपीजी को आप इन सभी फ्रेंडशिप ग्रुप्स की एक तरह की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी कह सकते हैं। जैसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, उसके अंदर कई सारे डिपार्टमेंट, सेंटर्स, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, लेकिन उन सबका ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, उनके नियम कानून, फंडिंग, ये सब यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से तय होता है। ठीक वैसे ही आईपीजी इन सभी फ्रेंडशिप ग्रुप्स को मैनेज और कंट्रोल करता है। अच्छा, उन्हीं की तरफ से गाइडलाइंस जाती हैं, इन ग्रुप्स की एक्टिविटीज की रिपोर्टिंग भी वहीं होती है, और आईपीजी ही ये सुनिश्चित करता है कि ये ग्रुप्स अपने जो तय उद्देश्य हैं उनके हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं। तो सिर्फ ग्रुप बनाना ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी फंक्शनिंग, उनके नियम कायदे, ये सब आईपीजी के दायरे में आते हैं। और इनकी मीटिंग्स वगैरह का क्या ये ग्रुप्स रेगुलरली मिलते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटियां मिलती हैं हर हफ्ते या हर 15 दिन में? और मिलती है तो कहाँ, क्या पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में इनके लिए कोई खास ऑफिस या कमरे वगैरह होते हैं? देखिए, ये जो स्टैंडिंग कमेटियां होती हैं पार्लियामेंट की, उनकी तरह इनकी रेगुलर फिक्स्ड इंटरवल पर मीटिंग्स नहीं होती। ये जरूरत के हिसाब से मिलती हैं। आमतौर पर जब मीटिंग होती है तो संसद भवन परिसर यानी पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही होती है, क्योंकि वहीं पर सारे सांसद आसानी से उपलब्ध होते हैं, खासकर जब सेशन चल रहा हो। ठीक है। लेकिन इनकी मीटिंग्स का सबसे कॉमन ट्रिगर क्या होता है? वो होता है जब किसी दूसरे देश का पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप या उनकी कोई पार्लियामेंट्री कमेटी या कोई खास डेलीगेशन भारत दौरे पर आया हो। अच्छा, जब मेहमान आए हो तब? हाँ बिल्कुल, इसे अक्सर साइडलाइंस मीटिंग कहते हैं। मतलब वो मेहमान सांसद शायद किसी और मुख्य काम से भारत आए हों, जैसे कोई बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने या कोई द्विपक्षीय वार्ता के लिए। तो उसी दौरान उनके बिजी शेड्यूल में से थोड़ा समय निकालकर उनके साथ हमारे पीएफजी की एक मीटिंग रख ली जाती है। जैसे घर पे कोई रिश्तेदार शादी में आया हो तो हम भागम भाग के बीच ही उनसे साइड में मिल लेते वैसे हैं। ही, हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, बस ये ज्यादा फॉर्मल होता है। तो इसके लिए संसद भवन कॉम्प्लेक्स में ही जरूरी इंतजाम किए जाते हैं, मीटिंग रूम वगैरह। तो ये ज्यादातर इवेंट ड्रिवन या अपॉर्चुनिटी ड्रिवन मीटिंग्स होती हैं, बजाय कि एक फिक्स्ड कैलेंडर फॉलो करने के। अच्छा, तो ये मौके पर मुलाकात वाला सिस्टम है, ताकि जब विदेशी मेहमान सांसद यहाँ हो तो उनसे बातचीत का, संपर्क साधने का मौका ना चुका जाए। चलिए, ये तो हुई इनकी बनावट और काम करने के तरीके की बात। अब आते हैं इनके मकसद पर, इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पर। आखिर ये ग्रुप्स बनाए क्यों गए हैं, ये करना क्या चाहते हैं? हमारे पास इनके कुछ पॉइंट्स लिस्टेड है, जरा इनको एक एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट कहता है, दोनों देशों के बीच राजनीतिक, पॉलिटिकल, आर्थिक, इकोनॉमिक, सामाजिक, सोशल और सांस्कृतिक, कल्चरल संपर्क बनाए रखना और मजबूत करना। अरे बाप रे, इसमें तो सब कुछ ही आ गया। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ये तो बहुत ही ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है। हाँ, ये बहुत ही व्यापक है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल एक 360 डिग्री अप्रोच है ये। इसका मतलब ये है कि इन ग्रुप्स का काम सिर्फ सरकारों के बीच के औपचारिक रिश्तों तक सीमित नहीं है। ये कोशिश करते हैं कि रिश्ता ज्यादा गहरा हो, ज्यादा मल्टी डायमेंशनल हो। देखिए, सांसद सिर्फ कानून बनाने वाले नहीं होते, वो अपने अपने क्षेत्र के समाज के लीडर भी होते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो दूसरे देश के सिर्फ सरकारी पक्ष को ही नहीं, बल्कि वहाँ की राजनीति, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ के समाज, वहाँ की संस्कृति, इन सबको भी समझें और उनके साथ एक संपर्क, एक कनेक्ट बनाएं।
जैसे हम अपने करीबी दोस्तों से सिर्फ काम की बात थोड़ी करते हैं, हम उनसे पूछते हैं और भाई आजकल देश में पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इलेक्शन का क्या सीन है, ये हो गया पॉलिटिकल, नया बिजनेस शुरू किया था कैसा चल रहा है, जॉब मार्केट कैसा है उधर, ये इकोनॉमिक, घर पर सब ठीक, बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है, ये सोशल, और यार आजकल कोई अच्छी फिल्म या वेब सीरीज देखी, कौन सा गाना सुन रहा है, ये हो गया कल्चरल। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। तो ठीक उसी तरह ये पीएफजी भी कोशिश करते हैं। मान लीजिए भारत का फ्रांस के साथ पीएफजी है, तो वो सिर्फ राफेल डील जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल हो सकती है पर ही बात नहीं करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि फ्रांस के कान फिल्म फेस्टिवल कल्चरल के बारे में जानें, वहाँ के जो सामाजिक मुद्दे हैं जैसे इमिग्रेशन या सेक्युलरिज्म पर डिबेट, सोशल, वहाँ के राजनीतिक पार्टियों का क्या स्टैंड है अलग अलग मुद्दों पर, पॉलिटिकल, इन सब पर भी एक संपर्क, एक समझ बनाने की कोशिश करें। इससे रिश्ते को एक गहराई मिलती है जो सिर्फ सरकारी समझौतों से नहीं मिलती। वाह, ये दोस्ती वाला उदाहरण तो एकदम फिट बैठता है। मतलब सिर्फ फॉर्मल हैंडशेक और ऑफिशियल डिनर तक सीमित न रहकर एक जेन्युइन रिश्ता बनाने की कोशिश करना। जैसे हम अपने पड़ोसी से सिर्फ दिवाली पर मिठाई का डब्बा एक्सचेंज ना करें, बल्कि कभी उनकी बैल्कनी में खड़े होकर शाम को हवा खाते हुए क्रिकेट मैच पे बतिया लें, या उनके घर कोई फंक्शन हो तो पूछ लें कि कोई मदद चाहिए क्या। इससे रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं रहता, उसमें एक अपनापन, एक वार्मथ आती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एग्जैक्टली ये भावना है, ये रिश्तों को ज़्यादा मानवीय बनाता है, ज़्यादा टिकाऊ बनाता है। और कई बार मुश्किल वक्त में या किसी बहुत नाजुक मुद्दे पर सांसदों के बीच बने ये पर्सनल लेवल के रिश्ते बैक चैनल कम्युनिकेशन में या माहौल को समझने समझाने में बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट तो काफी क्लियर हो गया। अब दूसरा उद्देश्य देखते हैं, अंतर संसदीय संपर्कों के निरंतर विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाना। इसमें खास तौर पर लिखा है बातचीत, आपसी आदान प्रदान और दोनों संसदों के बीच सहयोग के ऑर्गेनाइजेशन में। ये सुनने में थोड़ा पहले वाले जैसा ही लग रहा है, पर शायद इसमें फोकस पार्लियामेंट पर ज्यादा है। क्या ये सही है? हाँ, आप सही कह रही हैं। इसमें फोकस ज्यादा इंस्टीट्यूशनल है, यानी खास तौर पर पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट कनेक्शन पर। पहला वाला पॉइंट ज्यादातर देशों के बीच ओवरऑल रिश्तों की बात कर रहा था, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। ये वाला खास तौर पर दोनों देशों की संसदों के बीच के रिश्ते पर केंद्रित है। इसे आप सांसदों और जो पार्लियामेंट्री स्टाफ होता है उनके लिए एक तरह का प्रोफेशनल डेवलपमेंट और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म समझ सकते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट जैसा। हाँ, एक तरह से। इसका मकसद है कि दोनों देशों की संसदें एक दूसरे के कामकाज को बेहतर समझें, एक दूसरे की प्रक्रियाओं से सीखें और जहां मुमकिन हो साथ मिलकर काम करने के तरीके खोजें। जैसे इसमें क्या क्या आ सकता है? एक दूसरे के यहाँ स्टडी टूर्स ऑर्गेनाइज करना, ताकि सांसद जाकर देख सकें कि दूसरी पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करती है। किसी खास संसदीय प्रक्रिया पर, मान लीजिए बजट प्रोसेस पर या कमेटी सिस्टम पर, जॉइंट वर्कशॉप करना, या फिर दोनों देशों के स्पीकर्स, डिप्यूटी स्पीकर्स या पार्लियामेंट्री कमेटियों के चेयर्स के बीच रेगुलर बातचीत को बढ़ावा देना। यहाँ जो लिखा है अनुकूल माहौल बनाना, फेवरेबल क्लाइमेट, उसका मतलब यही है कि ऐसी बातचीत और सहयोग के लिए रास्ते खुले रहें, उसमें जो प्रोटोकॉल की या ब्यूरोक्रेसी की अड़चनें आती हैं वो कम हो और सांसदों को आपस में जुड़ने, मिलने जुलने और सहयोग करने में आसानी हो। जैसे कॉलेज में एक एलुमिनी एसोसिएशन होती है ना, उसका काम क्या होता है? वो एक माहौल बनाती है, इवेंट्स करती है, ताकि पुराने और नए स्टूडेंट्स आपस में मिल सकें, नेटवर्क बना सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें। बस ये उसी तरह का माहौल संसदों के बीच बनाने की बात है। समझ गए। मतलब एक दूसरे के पार्लियामेंट्री सिस्टम के होमवर्क में मदद करना और साथ मिलकर सीखना, एक सपोर्टिव माहौल में। जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अक्सर दूसरे कॉलेज के टेक फेस्ट में जाकर उनके प्रोजेक्ट्स देखकर सीखते हैं, या मेडिकल स्टूडेंट्स दूसरे देशों की नई रिसर्च या केस स्टडीज के बारे में पढ़ते हैं। ये तो काफी कंस्ट्रक्टिव लगता है। इससे यकीनन दोनों देशों की पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में सुधार आ सकता है। निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखा जा सकता है एक दूसरे से, और ये सिर्फ सीखने तक सीमित नहीं है। कई बार ये वैश्विक मंचों पर एक साझा दृष्टिकोण, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने में भी मदद करता है, जो शायद हमारे अगले पॉइंट से भी थोड़ा जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो तीसरा पॉइंट देखते हैं, संसदीय गतिविधियों, पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज से संबंधित मुद्दों पर जानकारी और अनुभवों के आदान प्रदान में सहायता करना। अब ये पिछले पॉइंट से कैसे अलग है? वो भी तो एक्सचेंज और कोऑपरेशन की बात कर रहा था। मुझे ये दोनों पॉइंट्स थोड़े ओवरलैपिंग लग रहे हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ ये कन्फ्यूजन। थोड़ी ओवरलैप है जरूर, लेकिन इसमें फर्क बारीकी का है, फोकस का है।
देखिए, पिछला पॉइंट ज्यादातर माहौल, एनवायरनमेंट बनाने और संपर्क कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने पर था। मतलब मिलना जुलना आसान हो, बातचीत होती रहे, सहयोग का एक ओवरऑल फ्रेमवर्क बने। ये वाला जो तीसरा पॉइंट है, ये आदान प्रदान के कंटेंट पर ज्यादा फोकस करता है, यानी जो डे टू डे संसदीय काम होता है उसकी स्पेसिफिक्स, उसकी प्रैक्टिकलिटीज पर। अच्छा, कंटेंट पर फोकस। जैसे जैसे मान लीजिए किसी खास तरह के कानून को बनाने का अनुभव कैसा रहा। मिसाल के तौर पर भारत ने हाल ही में डेटा प्रोटेक्शन पर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने पर कोई कानून बनाया है या बनाने की सोच रहा है, तो दूसरे देश का पीएफजी हमसे इस बारे में स्पेसिफिक जानकारी मांग सकता है कि हमारा अनुभव कैसा रहा, हमने क्या रिसर्च की, हमारे सामने क्या चुनौतियां आईं, हमने उन्हें कैसे हैंडल किया। या फिर हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज कैसे काम करती हैं, किसी बिल की स्क्रूटनी का हमारा डिटेल प्रोसेस क्या है, बजट पर बहस कैसे होती है और उसमें अलग अलग पार्टियों को समय कैसे आवंटित किया जाता है, सांसदों को उनके काम में रिसर्च सपोर्ट कैसे मिलता है, लॉ बनाने में पब्लिक कंसल्टेशन कैसे करते हैं। ये सब बहुत ही व्यवहारिक जमीनी स्तर की चीजें हैं। ये वैसा ही है जैसे दो कंपनियों के एचआर मैनेजर्स आपस में सिर्फ जान पहचान नहीं बढ़ाते, बल्कि ये भी डिस्कस करते हैं कि आप अपने यहाँ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, या कस्टमर कंप्लेंट को हैंडल करने का आपका डिटेल्ड एसओपी क्या है। ये एकदम स्पेसिफिक काम की जानकारी का एक्सचेंज है। समझ गई, अब क्लियर हुआ। तो दूसरा पॉइंट था दोस्ती का ओवरऑल माहौल बनाना और मिलना जुलना आसान करना, और ये तीसरा पॉइंट है उस दोस्ती में बैठकर एक दूसरे के काम करने के तरीके और सीखे हुए सबक यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस और लेसन्स लर्न्ड को शेयर करना। जैसे कॉलेज में दोस्त सिर्फ साथ में कैंटीन जाने या घूमने फिरने की प्लानिंग ना करें, बल्कि जब कोई मुश्किल असाइनमेंट आए तो एक दूसरे की मदद भी करें, अपने नोट्स शेयर करें, बताएं कि उन्होंने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये ज्यादा कॉन्क्रीट लेवल पर जानकारी और अनुभव साझा करने की बात है, जिसका सीधा फायदा दोनों संसदों की अपनी कार्यप्रणाली फंक्शनिंग को बेहतर बनाने में हो सकता है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के विचार विमर्श में भाग लेते समय दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और आपसी हित, म्यूचुअल इंटरेस्ट के मुद्दों पर परामर्श करना। ये तो अब पार्लियामेंट की बिल्डिंग से निकलकर ग्लोबल स्टेज की बात हो गई है ना। बिल्कुल, इसका दायरा नेशनल नहीं इंटरनेशनल है। इसका मतलब यह है कि जब दोनों देशों के सांसद या संसदीय प्रतिनिधिमंडल किसी बड़े इंटरनेशनल फोरम पर जाते हैं, जैसे मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र यूएन की कोई जनरल असेंबली की मीटिंग हो, या इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू का कोई बड़ा सम्मेलन हो, या कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए की मीटिंग हो, तो वहां पर वो आपस में कोऑर्डिनेट करें मतलब खासकर उन मुद्दों पर जहां दोनों देशों के हित जुड़े हों या एक जैसे हों, वहां आपस में मिलकर रणनीति बनाएं या कम से कम एक दूसरे के स्टैंड को समझें। मान लीजिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO से जुड़ी कोई पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें एग्रीकल्चरल सब्सिडी का मुद्दा उठ रहा है। अब हो सकता है कि भारत और ब्राजील दोनों विकासशील देश होने के नाते इस मुद्दे पर एक जैसा सोचते हों या उनके किसानों के हित एक जैसे हों, तो उनके PFGs के सदस्य या जो डेलीगेशन वहां गया है वो मीटिंग से पहले आपस में सलाह मशवरा, कंसल्टेशंस कर सकते हैं कि भाई इस मुद्दे पर हमारा क्या कॉमन स्टैंड हो सकता है, कैसे हम अपनी बात को ज्यादा प्रभावी ढंग से रख सकते हैं, क्या हम मिलकर कोई जॉइंट स्टेटमेंट दे सकते हैं या एक दूसरे के पॉइंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये वैसा ही है जैसे इंटर कॉलेज डिबेट कॉम्पिटिशन में शहर के बाहर जाने से पहले एक ही शहर के दो कॉलेज की टीमें आपस में बात कर लें कि देखो रीजनल मुद्दों पर हम ये लाइन लेंगे ताकि बाहर जाकर हमारे शहर की बात मजबूती से रखी जा सके। या अब जैसे किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी बड़े क्लाइंट प्रेजेंटेशन से पहले अलग अलग देशों की टीमें आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं ताकि यूनिफाइड मैसेज जाए। तो ये एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पर टीम इंडिया या टीम इंडिया ब्राजील, टीम इंडिया फ्रांस वगैरह बनाकर खेलना हुआ, जहां जरूरत हो और जहां हमारे हित मिलते हों। इससे निश्चित रूप से हमारी आवाज में ज्यादा वजन आता होगा और शायद नेगोशिएशंस में भी मदद मिलती होगी। ये तो काफी स्ट्रेटेजिक उद्देश्य या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव लगता है। हाँ बिल्कुल, ये पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण और स्ट्रैटेजिक पहलू है। यहाँ सांसद सीधे तौर पर देश के अंतर्राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने में भूमिका निभा सकते हैं, वो भी कई बार बिना फॉर्मल डिप्लोमेटिक चैनलों के तामझाम के। इसे आप एक कोऑर्डिनेटेड वॉइस या स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट कह सकती हैं वैश्विक मंचों पर। काफी दिलचस्प। और अब आते हैं आखिरी 5वें पॉइंट पर, जो सुनने में तो बहुत ही सीधा साधा और सरल लगता है। सदस्य देशों के बीच संबंधों को बढ़ाना, बस इतना ही। देखिए, ये सुनने में सरल जरूर लगता है,
पर असल में देखा जाए तो यही इन सब का निचोड़ है, यही सबसे बड़ा ओवरआर्चिंग गोल है। जो पिछले चारों पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाना, पॉइंट 1, संसदों के बीच सहयोग का माहौल बनाना, पॉइंट 2, संसदीय कामकाज की जानकारी और अनुभवों का आदान प्रदान करना, पॉइंट 3, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी हितों के लिए समन्वय और परामर्श करना, पॉइंट 4, ये सब मिलकर अंततः किस चीज में योगदान करते हैं? रिश्तों को बेहतर बनाने में। एग्जैक्टली। ये सब मिलकर अंततः इसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में मदद करते हैं, यानी दोनों सदस्य देशों के बीच के जो ओवरऑल रिश्ते हैं उनको मजबूत करना, उनको गहरा करना, उनको बढ़ाना। जब दो देशों के सांसद नियमित रूप से मिलेंगे, एक दूसरे की संस्कृति, समाज, राजनीति को बेहतर समझेंगे, एक दूसरे के संसदीय कामकाज से सीखेंगे और उसमें सुधार लाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जरूरत पड़ने पर साथ मिलकर काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं वो अपने आप मजबूत होंगे, उनमें ज्यादा समझ और विश्वास पैदा होगा। हाँ, ये तो लॉजिकल है। तो ये 5वां पॉइंट आप कह सकते हैं बाकी सभी कोशिशों का कुल योग है। ये उन सब एक्टिविटीज का नतीजा है, एक मजबूत, बहुआयामी और टिकाऊ दोस्ती या साझेदारी बनाना देशों के बीच। जैसे एक परिवार में होता है ना, आप बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हैं, एक पॉइंट, साथ में त्योहार मनाते हैं, दूसरा पॉइंट, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं, तीसरा पॉइंट, कभी जरूरत पड़ने पर आर्थिक मामलों पर सलाह लेते देते हैं, चौथा पॉइंट। तो इन सब अलग अलग चीजों से अल्टीमेटली क्या होता है, परिवार के बीच के जो बंधन हैं, जो रिश्ते हैं, टाइज, वो मजबूत होते हैं। ये 5वां पॉइंट हो गया। तो ये आखिरी पॉइंट बाकी सबका एक स्वाभाविक परिणाम है, या यूं कहें कि अंतिम मंजिल है। तो ये थे पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स और उनके काम करने का तरीका, उनकी संरचना और सबसे महत्वपूर्ण उनके उद्देश्य। ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे रहकर भी ये ग्रुप्स देशों के बीच रिश्ते बनाने और उन्हें संवारने में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। ये सिर्फ सरकारी कानूनों और संधियों से आगे बढ़कर इंसानी रिश्तों, आपसी समझ और सहयोग पर फोकस करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग व्यवस्था है ये। चलिए अब इस चर्चा को यहीं रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे अगले विषय पर। ठीक है, अब हम भारतीय संसदीय समूह मतलब आईपीजी और इसके जो अंतर्राष्ट्रीय लिंक्स हैं, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए, इन पर बात करेंगे। हाँ, ये नाम सुनने में थोड़े से हैवी लगते हैं, आईपीजी, आईपीयू, सीपीए, जैसे कोई कोड्स हों। सही में लगता है कोई फॉर्म भर रहे हैं, पर असल में ये हमारे एमपीज के लिए दुनिया से जुड़ने के काफी अहम चैनल्स हैं, है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ एक्रोनिम्स नहीं है, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां भारतीय सांसद दुनिया भर के अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, आइडियाज एक्सचेंज करते हैं और सीखते भी हैं। एक तरह से ये ग्लोबल नेटवर्किंग हब्स हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लिए। तो चलिए पहले आईपीयू को समझते हैं, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। क्या है ये? मतलब कुछ यूएन जैसा है क्या, पर सिर्फ पार्लियामेंट्स के लिए? हाँ, काफी हद तक सही एनालॉजी है। आईपीयू दुनिया भर की संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अच्छा। इसमें शामिल होने के लिए देश का संप्रभु होना जरूरी है, इस सॉवरेन स्टेट जो अपने फैसले खुद ले सके। राइट। और आज की तारीख में इसमें करीब 179 सदस्य संसदें हैं। इसका जो कोर मिशन है वो है दुनिया में पीस और कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। ओके। और सबसे जरूरी, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस यानी लोकतंत्र और संसदीय प्रणालियों को उनको मजबूत करना। ये चाहता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज फले फूलें। ओके, तो ये एक तरह का ग्लोबल पार्लियामेंटेरियंस क्लब हुआ जहां सब मिलकर डेमोक्रेसी और ग्लोबल इश्यूज पर बात करते हैं। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, काफी नोबल कॉज है। पर क्या ये सिर्फ बातें करने का मंच है या इसका कुछ कॉन्क्रीट काम भी है? जैसे हमारे यहाँ RWM मीटिंग होती है, बातें तो बहुत होती है पर काम कितना होता है वो हाँ, अच्छा पॉइंट है। लेकिन नहीं, आईपीयू सिर्फ डिबेटिंग सोसाइटी नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा काम है सदस्य देशों की संसदों और सांसदों के बीच कॉन्टैक्ट्स फैसिलिटेट करना। अच्छा। कोऑर्डिनेशन बिठाना और सबसे महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस का आदान प्रदान करना। अच्छा, एक्सपीरियंस एक्सचेंज कैसे? इससे होता यह है कि अलग अलग देशों के सांसद एक दूसरे से सीखते हैं कि उनके यहाँ पार्लियामेंट्री प्रोसेस कैसे काम करता है, क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं। जैसे मान लीजिए किसी देश ने सिटीजन एंगेजमेंट के लिए कोई बहुत इफेक्टिव डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, तो दूसरे देश उसे सीख सकते हैं। मतलब जैसे हम लोग ऑफिस में देखते हैं ना कि दूसरी टीम ने कोई नया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल अपनाया है जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई, तो हम भी सोचते हैं कि यार हमें भी ट्राई करना चाहिए। वैसा ही कुछ एग्जैक्टली कि भाई आपके यहाँ 0R कैसे मैनेज होता है या कमेटी सिस्टम कितना इफेक्टिव है, इस तरह की चीजें। बिल्कुल, एग्जैक्टली।
और ये सिर्फ प्रोसीजरल चीजों तक सीमित नहीं है। आईपीयू अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बर्निंग क्वेश्चंस ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, टेररिज्म या आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट, इन पर अपनी कलेक्टिव राय रखता है, एक तरह से विश्व मत बनाता है। अच्छा, कलेक्टिव ओपिनियन देता है। हाँ, और सिर्फ राय नहीं देता बल्कि ये भी सजेस्ट करता है कि इन मुद्दों पर पार्लियामेंट्री एक्शन कैसे लिया जा सकता है। ओके। ये ग्लोबल गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी इनपुट देता है। राइट। अब आते हैं असली सवाल पर। हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप यानी आईपीजी के मेंबर्स को, यानी हमारे एमपीज को इस आईपीयू का हिस्सा होने से क्या मिलता है? व्हाट्स द एक्चुअल बेनिफिट फॉर देम, और उससे भारत को क्या फायदा है? इसके कई कॉन्क्रीट फायदे हैं जो सोर्स मटेरियल में हाईलाइट किए गए हैं। लेट्स अनपैक देम एक एक करके। हाँ, बताइए। पहला और सबसे ऑब्वियस है संपर्क विकसित करना, डेवलपिंग कॉन्टैक्ट्स। हाँ, जब इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस आईपीयू की मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो उन्हें दुनिया भर के एमपी से मिलने, इनफॉर्मल बातचीत करने और लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट्स बनाने का मौका मिलता है। ये सिर्फ हाथ मिलाना और बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करना नहीं है, ये इनफॉर्मल डिप्लोमेसी का एक बहुत पावरफुल टूल है। इनफॉर्मल डिप्लोमेसी, ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी? फॉर्मल चैनल से ये कैसे अलग है और क्यों जरूरी है? देखिए, फॉर्मल डिप्लोमेसी तो होती है एम्बेसडर्स और फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू, है ना? हाँ। जो काफी स्ट्रक्चर्ड और प्रोटोकॉल बाउंड होती है। इनफॉर्मल डिप्लोमेसी या जिसे ट्रैक 2 डिप्लोमेसी भी कहते हैं, वो इन पार्लियामेंट्री एक्सचेंजेस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर होती है। अच्छा। यहाँ माहौल थोड़ा रिलैक्स्ड होता है, एमपीज खुलकर बात कर सकते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशंस हो सकती हैं। ओके। कई बार जब दो देशों के बीच ऑफिशियल रिलेशंस में तनाव होता है, तब भी ऐसे पार्लियामेंट्री चैनल्स खुले रहते हैं और बैक चैनल कम्युनिकेशन में मदद करते हैं। अच्छा, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करने और ट्रस्ट बिल्ड करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। सोचिए, जैसे दो परिवारों में अनबन हो तो सीधे बड़े बात ना करें, पर बच्चे आपस में खेलकर माहौल हल्का कर देते हैं। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। दैट मेक सेंस। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा है समकालीन बदलावों को समझना, अंडरस्टैंडिंग कंटेम्परेरी चेंजेस। दुनिया में क्या चल रहा है वो समझना। बिल्कुल, ये आईपीयू इवेंट्स एक तरह के विंडो है दुनिया भर में हो रहे लेटेस्ट चेंजेस और रिफॉर्म्स को समझने के लिए। पार्लियामेंटेरियंस को पता चलता है कि दूसरे देश गवर्नेंस चैलेंजेस से कैसे निपट रहे हैं। जैसे कोई देश इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में क्या नया कर रहा है, या पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए क्या कदम उठा रहा है, या सोशल इंक्लूजन के लिए क्या इनोवेटिव लॉज ला रहा है। मान लीजिए आजकल हर देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs को लेकर काम कर रहा है, तो आईपीयू में पता चल सकता है कि कौन सा देश किस गोल पर कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनसे भारत भी सीख सकता है। तो ये एक तरह का कंटिन्यूअस लर्निंग और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस का प्लेटफॉर्म है एमपीज के लिए। पर क्या ये सिर्फ थ्योरी? हाँ, थ्योरेटिकल नहीं है। देखिए, एप्लीकेशन तो अल्टीमेटली हमारे एमपीज और हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम पर डिपेंड करता है कि वो इन लर्निंग्स को कितना अडॉप्ट करते हैं। सही बात है। लेकिन प्लेटफॉर्म तो ये अवसर देता ही है। और तीसरा फायदा इसी से जुड़ा है, विदेश दौरों पर सुविधा। फैसिलिटीज ड्यूरिंग फॉरेन टूर्स। विदेश दौरों पर। हाँ। अगर कोई आईपीजी सदस्य सांसद किसी विदेश यात्रा पर है, तो आईपीयू नेटवर्क के जरिए उन्हें उस देश के एमपीज या पार्लियामेंट्री ऑफिशियल से मिलने में आसानी होती है। अच्छा। ये सिर्फ फॉर्मल मीटिंग्स नहीं, बल्कि इनफॉर्मल इंटरैक्शंस भी हो सकती हैं, जिससे फर्स्ट हैंड पॉलिसी इनसाइट्स मिलते हैं। जैसे अगर कोई एमपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर स्टडी करने गया है, तो वो सीधे उस देश की रेलेवेंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर्स से मिल सकता है। ओके। और चौथा फायदा क्या बताया गया? चौथा सीधे तौर पर पार्टिसिपेशन से जुड़ा है। प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बनने की योग्यता, एलिजिबिलिटी फॉर डेलीगेशंस। मतलब डेलीगेट बनने के लिए? हाँ, आईपीजी का सदस्य होना एक प्री रेक्विजिट है, एक जरूरी शर्त है आईपीयू की ऑफिशियल कॉन्फ्रेंसेस में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का हिस्सा बनने के लिए। अच्छा। ये एक बड़ा सम्मान और जिम्मेदारी है। यहाँ एमपीज को ग्लोबल स्टेज पर भारत का पक्ष रखने, हमारी पॉलिसीज को एक्सप्लेन करने और इंटरनेशनल डिबेट्स में भारत के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने का मौका मिलता है।
अरे वाह, मतलब सिर्फ सीखने या नेटवर्किंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल पॉलिसी डिस्कोर्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन का भी जरिया है। बिल्कुल। और ये पार्टिसिपेशन सिर्फ डेलीगेट बनने तक ही नहीं है। आईपीजी मेंबर्स आईपीयू के अंदर लीडरशिप रोल्स भी लेते रहे हैं। लीडरशिप रोल्स जैसे आईपीयू की वेरियस कमिटीज में ऑफिस बेरर्स बनना, किसी स्पेसिफिक इशू पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए रापोर्टिया नियुक्त होना, या किसी रेजोल्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनना। अच्छा, जैसे कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस होते हैं या अलग अलग सोसाइटीज के अध्यक्ष चुने जाते हैं, ये वैसा ही है पर इंटरनेशनल लेवल पर। हाँ, एनालॉजी सही है। और इन पोजीशंस पर होने का फायदा ये है कि भारत आईपीयू के प्लेटफॉर्म पर उठाए जाने वाले इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इश्यूज पर अपना व्यू पॉइंट और ज्यादा इफेक्टिवली रख पाता है। ये भारत की सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट करने और ग्लोबल नैरेटिव को शेप करने में मदद करता है। When an Indian MP chairs a drafting committee on, say, counter-terrorism, तो भारत का पर्सपेक्टिव नेचुरली ज्यादा सुना जाता है। ओके, तो आईपीयू का मामला काफी हद तक क्लियर हो गया। अब आते हैं सीपीए पर, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। ये तो नाम से ही लग रहा है कि कॉमनवेल्थ देशों वाला ग्रुप है। एकदम सही पकड़ा। सीपीए कॉमनवेल्थ देशों के पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स का एसोसिएशन है। अच्छा, इसमें करीब 53 कॉमनवेल्थ देशों के नेशनल, स्टेट, प्रोविंशियल और टेरिटोरियल लेवल्स के लगभग 17,000 पार्लियामेंटेरियंस और पार्लियामेंट्री स्टाफ जुड़े हुए हैं। 17,000 लोग, वाओ, ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। हाँ, नेटवर्क काफी बड़ा है। तो इसका फोकस क्या है? ये आईपीयू से कैसे अलग है, सिवाय इसके कि ये सिर्फ कॉमनवेल्थ तक सीमित है? देखिए, इसका कोर ऑब्जेक्टिव है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के फ्रेमवर्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल सिस्टम्स की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना। ओके। क्योंकि कॉमनवेल्थ देशों की हिस्टोरिकल लेगेसी और पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस काफी मिलती-जुलती हैं। वेस्टमिंस्टर मॉडल का इन्फ्लुएंस है ना, हाँ, वो तो है। तो इसलिए यहाँ एक्सपीरियंसेस शेयर करना और कॉमन चैलेंजेस पर डिस्कस करना और भी रेलेवेंट हो जाता है। अच्छा, आईपीयू ज्यादा ग्लोबल है, सीपीए ज्यादा फोकस्ड है कॉमनवेल्थ फैमिली पर। जैसे आईपीयू एक मल्टी कुजीन बुफे है, तो सीपीए एक स्पेसिफिक रीजनल कुजीन का फीस्ट है, जहां आपको अपनी पसंद की ज्यादा चीजें मिल सकती हैं। इंटरेस्टिंग एनालॉजी। तो इसका मिशन भी डेमोक्रेसी प्रमोशन ही है, पर विद इन द कॉमनवेल्थ कॉन्टेक्स्ट। हाँ, सीपीए का मिशन है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की नॉलेज को बढ़ाकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एडवांस करना। एक इन्फॉर्म्ड पार्लियामेंट्री कम्युनिटी बनाना जो कॉमनवेल्थ की शेयर्ड डेमोक्रेटिक कमिटमेंट्स को डीपन कर सके, और मेंबर पार्लियामेंट्स के बीच कॉपरेशन को फॉस्टर करना। यहाँ शेयर्ड वैल्यूज और कॉमन हेरिटेज पर ज्यादा जोर रहता है। तो अब इसके फायदे देखते हैं आईपीयूजी मेंबर्स के लिए। क्या ये आईपीयू जैसे ही हैं या कुछ अलग भी है? फायदे काफी मिलते जुलते हैं, पर कुछ यूनिक एस्पेक्ट्स भी हैं सीपीए के। जैसे कि पहला, सम्मेलन और सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स। आईपीयू की तरह ही सीपीए भी प्लेनरी कॉन्फ्रेंसेस आयोजित करता है, जहां सब सदस्य मिलते हैं, और रीजनल कॉन्फ्रेंसेस भी। रीजनल मतलब जैसे एशिया रीजन? हाँ, जैसे एशिया रीजन, अफ्रीका रीजन वगैरह। साथ ही स्पेशलाइज्ड सेमिनार्स, विजिट्स और डेलीगेशन एक्सचेंजेस होते हैं। ये लर्निंग और नेटवर्किंग के लिए क्रूशल है। अच्छा, सोचिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के एमपीज एक साथ बैठकर साउथ एशिया के स्पेसिफिक इश्यूज पर बात कर रहे हैं। ये सीपीए रीजनल कॉन्फ्रेंस में संभव है। ये तो काफी रेलेवेंट हो सकता है। दूसरा है प्रकाशन, पब्लिकेशंस। आईपीजी मेंबर्स को सीपीए की तरफ से 2 इम्पोर्टेंट पब्लिकेशंस फ्री मिलते हैं। फ्री? कौन से? एक है द पार्लियामेंटेरियन। ये एक क्वार्टरली जर्नल है जिसमें पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस पर डिटेल्ड आर्टिकल्स होते हैं। और दूसरा है फर्स्ट रीडिंग। ये एक बाय मंथली न्यूज़लेटर है जो लेटेस्ट अपडेट्स देता है। अच्छा, ये सीपीए सेक्रेटेरिएट लंदन से छपते हैं। ये घर बैठे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री वर्ल्ड से अपडेटेड रहने का बढ़िया तरीका है, जैसे हम लोग अपने फील्ड के टॉक मैगजीन्स पढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। तीसरा फायदा क्या है? तीसरा है सूचना, इंफॉर्मेशन तक एक्सेस। सीपीए सेक्रेटेरिएट में एक डेडिकेटेड पार्लियामेंट्री इंफॉर्मेशन एंड रेफरेंस सेंटर है। अच्छा, एक रेफरेंस सेंटर? हाँ, ये सेंटर आईपीजी मेंबर्स को जरूरत पड़ने पर पार्लियामेंट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉमनवेल्थ रिलेटेड मैटर्स पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके। ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड रिसर्च सपोर्ट है, टेलर मेड फॉर कॉमनवेल्थ कॉन्टेक्स्ट्स। मान लीजिए किसी एमपी को जानना है कि दूसरे कॉमनवेल्थ देशों में एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे काम करता है, तो ये सेंटर मदद कर सकता है। That sounds really useful for legislative research. चौथा है इंट्रोडक्शंस। अगर कोई आईपीजी सदस्य किसी दूसरे कॉमनवेल्थ देश जा रहा है, तो वहां की लोकल सीपीए ब्रांच
अक्सर इंट्रोडक्शंस फैसिलिटेट करने में मदद करती है। इंट्रोडक्शंस मतलब? यानी वहां के एनपीज, ऑफिशियल्स या रेलेवेंट पीपल से मिलने में आसानी होती है। ये नेटवर्किंग को बहुत स्मूथ बना देता है, स्पेशली उन देशों में जहां सिमिलर सिस्टम्स हैं। अच्छा। पांचवा फायदा? पांचवा है संसदीय सुविधाएं, पार्लियामेंट्री फैसिलिटीज। जब आईपीजी सदस्य किसी और कॉमनवेल्थ देश के यात्रा पर होते हैं तो उन्हें अक्सर होस्ट पार्लियामेंट में कुछ स्पेशल कर्टसीज दी जाती हैं। जैसे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखने की अनुमति, लाइब्रेरी एक्सेस या लोकल मेंबर्स से मिलने में मदद। ये एक तरह का प्रोफेशनल कर्टसी है विद इन द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री फ्रेटर्निटी, एक बिरादरी जैसी बात है। समझ गया। और छठा फायदा, वो स्टडी टूर्स वाला? हाँ, छठा है यात्रा सुविधाएं, जिसमें वो फेमस स्टडी टूर्स भी आते हैं। हाँ, सुना है इनके बारे में। कुछ सीपीए ब्रांचेस एनुअली अपने कुछ मेंबर्स के लिए स्टडी टूर्स ऑर्गेनाइज करती हैं दूसरे कॉमनवेल्थ देशों में, ताकि वो वहाँ के पॉलिटिकल और प्रोसीजरल डेवलपमेंट्स को कंपेयर कर सकें, उनसे सीख सकें। कुछ एडहॉक विजिट्स भी अरेंज होती हैं। हाँ, ये स्टडी टूर्स अक्सर चर्चा में रहते हैं, कभी-कभी गलत वजहों से भी, कि ये टैक्स पेयर के पैसे पर घूमने का तरीका है, पर थ्योरेटिकली इनका पर्पस तो लर्निंग ही है। Theoretically, yes. The stated purpose is comparative learning और डिफरेंट सिस्टम्स को फर्स्ट हैंड समझना। अब इफेक्टिवनेस पर डिबेट हो सकता है, पर अपॉर्चुनिटी तो है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें, आईपीयू और सीपीए दोनों ही इंडियन पार्लियामेंटेरियंस को ग्लोबल एक्सपोजर देते हैं, उन्हें इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस से अवगत कराते हैं और उन्हें वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया का पर्सपेक्टिव रखने का मंच प्रदान करते हैं। तो ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, ये सब हाई लेवल इंटरैक्शंस, कॉन्फ्रेंसेस, स्टडी टूर्स, इनका ज़मीनी हकीकत पर क्या असर पड़ता है? क्या इन ग्लोबल प्लेटफॉर्म से सीखी हुई बातें वाकई हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ या लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस में ट्रांसलेट होती हैं, या ये सब बस एलीट सर्कल्स तक ही सीमित रह जाता है? मतलब आम आदमी की ज़िंदगी पर इसका क्या असर है, अगर है तो? ये बहुत वैलिड और क्रिटिकल क्वेश्चन है। देखिए, डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश करना हमेशा मुश्किल होता है। पॉलिसी चेंजेस के बहुत सारे डोमेस्टिक फैक्टर्स होते हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस होते हैं। सही बात है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इन इंटरनेशनल एक्सपोजर्स से एमपीज का पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होता है, उन्हें नए आइडियाज़ मिलते हैं और वो ग्लोबल ट्रेंड्स से अवेयर होते हैं। ये अवेयरनेस पोटेंशियली लेजिस्लेटिव डिबेट्स, कमेटी डिस्कशंस और पॉलिसी फॉर्मुलेशन को इन्फॉर्म कर सकती है। फॉर इंस्टेंस, कहीं और सफल एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन के बारे में जानना शायद यहाँ भी वैसी पहल करने के लिए इंस्पायर करे। बट येस, द ट्रांसलेशन फ्रॉम ग्लोबल इंटरैक्शन टू ग्रासरूट्स इम्पैक्ट इज कॉम्प्लेक्स एंड नीड्स कॉन्स्टेंट एफर्ट। ये आसान नहीं है। सही बात है। वो कनेक्शन, वो ट्रांसलेशन मैकेनिज्म शायद उतना स्ट्रांग या विजिबल नहीं है जितना होना चाहिए। ये सोचने वाली बात है कि कैसे इन ग्लोबल एंगेजमेंट्स को भारत के आम नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए और इफेक्टिवली लेवरेज किया जा सकता है। बिल्कुल, ये एक ऑनगोइंग चैलेंज है पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी का, कि वो सिर्फ एलीट एक्सचेंज ना रहे, बल्कि उसका कुछ फायदा नीचे तक पहुंचे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको भारतीय राजनीति इंडियन पॉलिटी के अध्याय 25 भारतीय संसदीय समूह इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।